नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इज़राइल का क्या रुख है सीरिया को लेके। देखिए काफ़ी खबरें वहाँ से आ रही हैं और उसमें ऐसा लगता है कि इज़राइल लगातार सीरिया के अंदर आगे बढ़ता चला जा रहा है। गोलन हाइट उसने पूरी तरीके से उस पे कब्ज़ा कर लिया है और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट पूरी तरीके से इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये है कि अब ये हमेशा के लिए ता क़यामत जिसे कहते हैं जब तक दुनिया है तब तक के लिए ये इज़राइल का अंग बन गया है, यानी पूरी गोलान हाइट्स। उन्हीं ने उनका स्टेटमेंट है कि ये इज़राइल गोलान हाइट विल बी अ पार्ट ऑफ इज़राइल फॉर इटर्निटी, यानी हमेशा के लिए रहेगा। ये कहा है इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने। उन्होंने कहा है कि 60 साल का जो ऑक्यूपेशन था और कन्फ्रंटेशन हमारा चल रहा था सीरिया के साथ, वो अब ख़त्म हो चुका है और ये जो कन्फ्रंटेशन था हमारा वो असद रिजीम की वजह से था। अब बशर अल असद मुल्क छोड़ के चले गए, पहले उनके फादर जो उनके पिता थे उनसे हमारी इसी तरह की लड़ाइयाँ रहीं और हम लोगों ने काफ़ी इज़राइल का कहना ये है कि जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ उनको उठानी पड़ी हैं और बराबर होता है। लेकिन ये जो है प्रेज़िडेंट ट्रंप ने भी उन्होंने ये भी कहा कि प्रेज़िडेंट ट्रंप ने हमारा जो हमने इसको एनेक्स किया था 1981 में 1981 में, उसको उन्हीं ने कहा है कि मान्यता प्रदान कर दी थी पहले ही जब वो प्रेसिडेंट थे उस समय के करीब। और उन्होंने कहा था कि गोलन हाइट जो है वो इज़राइल का एक अंग है, उसका एक पार्ट है। अब ये भी देखना है उनका कहना यह है कि ये जो हाई ग्राउंड्स हैं उसको इंश्योर इसलिए किया गया कि ताकि इज़राइल की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी बनी रहे। इज़राइल हर काम वो करता है जिससे सिक्योरिटी के नाम पे करता है कि उसकी सिक्योरिटी थ्रेट में है और वो आगे बढ़ता चला जाता है, दूसरे की सिक्योरिटी की वो जिम्मेदारी नहीं लेता। यानी ये गोलान हाइट्स यूनाइटेड नेशन के हिसाब से ये एक ऑक्युपाइड टेरिटरीज है, इस पे जो उनका कब्जा है वो अवैध है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको नहीं मानती। लेकिन फिर भी फिर अमेरिका भी उनको कोई ना कोई प्रेसिडेंट आके उनको मान्यता प्रदान कर देता है, लेकिन वो इल्लीगल होती है। और ये कहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और यूनाइटेड नेशन का ये भी कहना है कि ये जो है 1974 में एक डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ था इज़राइल और सीरिया के बीच में, जिसको कि यूएन चार्टर के तहत हुआ था। ये उसको भी ये वायलेट करती है, यानी ये पार्ट जिसको अभी लिया है, एक तो पूरी है जो काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है इज़राइल के पास है, उसके बाद ये जो बाकी है अभी हम बताएंगे आगे कैसे कौन कौन सा है उसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। तो वो उनको उन्हीं ने जो कब्जा किया है उसको वो जो 1974 का एग्रीमेंट है वो इसके वायलेशन में है। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, फिर उसके अलावा ये है ये सारी बॉडीज उसको नहीं मानती। दुनिया के शायद ही कोई मुल्क हो जो इसको रिकॉग्नाइज करता हो। ट्रम्प साहब ने तो ज़रूर इसको मान्यता दी थी, मगर बहुत से लोग, लेकिन ये भी है पश्चिमी यूरोप बात ज़रूर करता है, अमेरिका बात ज़रूर करता है कि ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं, टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, मगर कभी इसराइल पे जोर नहीं डालते। जब वो ऑक्युपाई करता है तो उसको वेपन भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का भी ये मानना है। और फिर उसके अलावा ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो अभी एक वो दिया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, उन्हीं ने पूछा था स्टेटस ऑफ ऑक्युपाइड टेरिटरीज के क्या है, तो उन्हीं ने कहा था कि भाई ये सारी टेरिटरीज ऑक्युपाइड है, इसराइल को इसको खाली करना पड़ेगा। और और बहुत सी बातें थी, ये उसका जिस था। तो यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हिसाब से भी यही है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं मैथ्यू मिलर, उन्हीं ने कहा है कि ये इस वजह से हुआ है कि सीरियन मिलिट्री वहां से विड्रॉ कर गई। हालांकि वहां पे तो यूनाइटेड नेशंस के फोर्सेस भी थे उस एरिया में, खासतौर से माउंट हरमन पे, तो उन्हीं के लोग थे वहां के ऊपर। फिर उसके अलावा
ये भी है, मैं एक सेकंड देखता हूँ। ये इज़राइल ने जो है उसके अंदर जो जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका सीरिया का या गोलान हाइट का, वहाँ पे एक बफर जोन उन्हीं ने बना दिया है। और दूसरी तरफ उन्हीं ने ये जो है अपने बफर जोन के अंदर जो है माउंट हर्मन जो है उसको भी ले लिया। माउंट हर्मन को कहते हैं जबल अल शेखून, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जबल अल शेखून। और ये माउंट हर्मन एक छोटी पहाड़ियों का एक सिलसिला है जो 9,900 फीट के करीब से भी ज़्यादा है। और ये जो है बहुत सी पहाड़ियाँ हैं और बफर जोन के अंदर उनके यूएन के की फोर्सेस थी। तो मैं तो समझता हूँ ये तो यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको वापस ले, लेकिन यूनाइटेड नेशन के पास कोई लड़ने वाली फौज नहीं है, वो लड़ नहीं सकते। वो केवल पीस कीपिंग होती है फोर्स, और बहुत से देशों से मिलकर वो लेते हैं, और जब इस तरह की बात होती है तो वो विड्रॉ करना पड़ जाता है उनको, और फिर वो उसके पास आ जाता है पूरा। इसी तरह से वहाँ चल रहा है। अब उनका कहना ये है कि अब ये जो है बफर जोन में आ गया है, यानी पहले इस यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के थे, वो एक बफर बनाए हुए थे, अब इजराइल के अंदर आ जाता है। अब इस इजराइल आर्मी ने अब भी कुछ वक्फा पहले, एक 2-3 दिन पहले 100 टारगेट पे अटैक किए थे। ये जितने भी हैं, और उनका ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि वो दमस्कस के सबर्ब की तरफ भी उनके अटैक जारी हैं, स्ट्राइक्स वो लगातार कर रहे हैं। फिर ये है कि काफ़ी ज़मीन उन्हीं ने कब्ज़ा कर ली है, और मिलिट्री उनकी जो इस समय पॉलिसी है वो सीरिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना। और उन्हीं ने कुछ दिनों में, पिछले 2-3 दिन के अंदर 300 एयर रेड्स किए हैं, टारगेट किए हैं सीरिया की जो है। बहुत से मिलिट्री टारगेट्स भी हैं और एयरफोर्स के भी टारगेट हैं, जिसके अंदर उनकी कई जगहों पे तो उनके जो स्क्वाड्रन्स थे एयरफोर्स के, उनको ध्वस्त कर दिया। जहाँ पे प्लेन खड़े हुए थे या उनके हेलीकॉप्टर्स थे, उनको भी उन्हीं ने, खासतौर से हमा के अंदर उन्हीं ने, जो एयरफोर्स बेस था या मिलिट्री बेस था, उसमें जो हेलीकॉप्टर्स थे उनको भी ध्वस्त कर दिया है। और वहाँ पे जो टैंक्स थे उनको भी बर्बाद कर दिया है। मिलिट्री कैपेबिलिटीज, उनका कहना यह है कि ये वेपन सिस्टम और जितना है ये नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये पता नहीं किसके हाथों में लग जाएगा और फिर बड़ी मुश्किल होगी। हमास में भी इनकी बहुत सी मिलिट्री साइट्स थी, उनको बर्बाद कर दिया जैसे मैंने बताया। और ये भी है कि उनके वार प्लेन, स्क्वाड्रन्स, दुनिया भर की सब चीज़ें जो जो भी आर्मी डिपो में होती हैं, वो उसको लगातार बर्बाद कर रहे हैं। ये खबरें जो दी हैं इजराइल के न्यूज़ चैनल है, चैनल 12 ने खबर दी है। उसके अलावा इजराइल का एक कैन चैनल है, उसने भी इस बात को बताया है। गौरतलब यह है कि इन्हीं ने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन था सीरिया का, जो कि बीबी ज़ैनब का जो मज़ार है उसके पास था, उसको भी ध्वस्त कर दिया। बीबी ज़ैनब एक बहुत इम्पोर्टेंट रिवर्ड वो है, मुसलमानों की लेडी हैं। ये जो इमाम हुसैन थे, शियों के तीसरे इमाम, जिनकी सुन्नी भी बहुत आदर और सम्मान करते हैं, उनका मकबरा, उनकी डेथ वहीं बरीड है, वहाँ पे उनका मकबरा है, जहाँ पे लाखों लोग, खासतौर से शिया समुदाय के, वहाँ पे सभी सेक्ट के, शिया सेक्ट के समुदाय के लोग वहाँ हर साल जाते हैं। तो उसके पास ये सर्वेलेंस का इनका सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, उसको भी ध्वस्त कर दिया है। अब ये है कि इस वक्त इजराइल जो जी चाह रहा है वहाँ कर रहा है, जितनी चाहे ज़मीन लेना हो ले ले। असद, जब तक कि असद हुकूमत की हुकूमत थी, वो ये ऐसा नहीं कर पा रहे थे। असद हुकूमत, हमने पहले भी बताया, धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। इनको पहले सैंक्शंस लगा दिए गए, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बिगड़ गई कि इनके पास ये संभाल नहीं पाए। मुल्क में एक तरफ अमेरिकन ने कब्जा कर लिया, जहाँ पे तेल था, जहाँ से इन्हें कुछ रेवेन्यू मिल जाते थे, वो भी बंद हो गए। फिर उसके अलावा ये था कि एक तरफ जो प्रांत था पूरा, वो उनके कब्जे में था। मिलिटेंट्स के, इस्लामिक मिलिटेंट्स वहाँ पे कब्जा किए थे, जहाँ पे
इनकी टर्की जिनको सपोर्ट कर रहा था, तो टर्की और इज़राइल ने मिलके इज़राइल सीरिया को हमें लंबे समय के लिए एक बड़ी समस्या में डाल दिया है। समस्या में नहीं बल्कि विभाजन होता हुआ नज़र आ रहा है 3 भागों के अंदर, जो इज़राइल काफ़ी समय से कह रहा था। दूसरे इज़राइल जो है इस वक़्त की जो हालात हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठा रहा है असद के जाने के बाद से। और जो उनका प्लान था पार्टीशनिंग का, वो पूरा होता हुआ नज़र आता है। रशियन एम्बेसडर जो हैं यूनाइटेड नेशंस के विज़ाली वेस्ली नेबेंजिया उन्हीं ने कहा है कि बहुत उनको अफसोस हुआ है। दूसरी तरफ ये भी है कि अरब गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स अभी तक मुझको ठीक से नज़र नहीं आए, हाईएस्ट लेवल वाले। उनका क्या बयान है वो अभी वैसे उनको इज़राइल को इसका भी फ़ायदा हो रहा है कि अरब न्यूट्रल थे इस वार में, और उनकी वैसे भी उनके पास सेना नहीं है लड़ने की, फाइटिंग फोर्स नहीं है, उनको तो अमेरिकन सिक्योरिटी प्रदान करता है, खासतौर से गल्फ के देशों को जहाँ पे तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं। इजिप्ट की आर्मी बड़ी है, जॉर्डन की आर्मी है, लेकिन वो उनके बहुत घनिष्ठ संबंध इज़राइल के साथ हैं और अमेरिका के साथ हैं, तो वो भी बिल्कुल न्यूट्रल हैं, वो इस मामले में बोल नहीं सकते। टाइम टू टाइम स्टेटमेंट दे देते हैं अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए। कितनी पब्लिक खुश होती है, इसका पता नहीं है। तो वो ऐसी सिचुएशन है उनके पास कि वो जो जी चाहे कर सकते हैं। ईरान की वहाँ पे अब मैं समझता हूँ कि ईरान के ने की जो थी, और रशिया और ईरान दोनों का बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलियर वहाँ पे हुआ। इनको इस बात का एहसास ही नहीं था, पता ही नहीं था कि असद की गवर्नमेंट कितनी कमज़ोर है, उसके पास ना तो रेवेन्यू है और ना ही वो लड़ने की क्षमता रखती है सेना, और सेना ने लड़ने से भी इनकार कर दिया और सेना मेल्ट हो गई, मतलब वहाँ से छोड़ के चली गई। उसको लगा कि कितना हम अपने भाइयों को कब तक मारें और क्यों मारें, और न उसके पास कोई सैलरी भी नहीं थी। आर्मी ऑफिसर की सैलरी $40 $50 इस तरह से उनको किसी सूरत से मैनेज करके दिया जा रहा था, और रिपोर्ट ये आ रही कि बहुत से आर्मी जनरल को इन लोगों ने टर्की और ने खरीद लिया। और रिपोर्ट ये भी है कि पाकिस्तान के जनरल भी वहाँ पे गाइड कर रहे थे कि किस तरह से होना चाहिए, वो भी वहाँ पे पहुंचे हुए थे, मौजूद थे। अब ये भी है कि इकोनॉमिक कोलैप्स तो कंट्री का हो ही गया था, उसका भी फायदा इनको मिल रहा था। फिर उसके बाद ये है कि अब जो है सीरिया के पास पूरा जो जी चाहे जहाँ तक ले, और ये मिलिटेंट ग्रुप्स जो आए हैं, इनका जो हालात है वो मैं समझता हूँ कि बहुत कमज़ोर हैं। ये इज़राइल से लड़ने की पोजीशन में नहीं है, इनके पास कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। ये वैसे ही हैं जैसे कि तालिबान या अल-कायदा थे, और अल-कायदा का ही पार्ट है। और इसके अंदर मैंने पहले भी बताया 2 किस्म के मिलिटेंट ग्रुप हैं, एक तो वहाबी सल्फ़ी है और दूसरा अख़वान मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड है, जिसके कि हमस पार्ट है। तो ये लोग आपस में भी इनके बहुत डिफरेंसेस हैं, और हमने बहुत सी जगहों पे देखा है, ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान में और इराक़ में भी, सीरिया में भी, वहाँ सोमालिया में भी, नाइजीरिया में भी इनके आपस में भी झगड़े होते रहते हैं। तो देखना ये है कि यहाँ कब तक इनका एक ही चीज़ पे अलायंस था कि असद को हटाओ, तो वो तो इन्हीं ने हटा दिया। अब पावर शेयरिंग और फिर उसके बाद की जो गवर्नेंस का सिस्टम आएगा वहाँ कैसे होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है इन लोगों का, इनके पास ना तो कोई गवर्नेंस है, ये सिस्टम वही है जो पुराना था, उसी दौर में ये वापस जाना चाहते हैं जो खलीफा राशिदीन के वक्त का था। हिस्ट्री के अंदर और जो नेचुरल लॉ है वो ये है कि आप हिस्ट्री में पीछे नहीं जा सकते, आपको आगे ही जाना पड़ता है। चेंज एक परमानेंट चीज़ है, बाकी सब टेम्परेरी है। तो ये तो एक नियम है नेचर का, उसको ये बदलने की कोशिश करते हैं, और इसलिए इनकी हार भी तमाम होती है। सीरिया एक बहुत लंबे समय एक बहुत बड़ी क्राइसिस में आ गया है असद के जाने के बाद। अब क्या होगा आगे, हम आपको जल्दी ही अवगत करेंगे खबरों के साथ, और उसकी एनालिसिस देंगे हम आपको। हम आपके आभारी हैं कि आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।